कोरोना काल में चुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग लगातार मंथन कर रहा है और ताजा खबर, साथ ही बड़ी खबर इस वक्त ये है कि आज चुनाव आयोग नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक है। यह बैठक वर्चुअली होगी, तो कोरोना काल में चुनावों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में चर्चा होगी नीति आयोग के सदस्य और एमएचए के अधिकारियों के बीच। ज्यादा जानकारी के साथ अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। अंकित, क्या है और पूरी खबर इस मामले से जुड़ी? श्रीन, सुबह 11 बजे से बैठकें शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले जो नीति आयोग के सदस्य हैं और कोरोना टास्क फोर्स के जो है अध्यक्ष हैं वीके पॉल, उनके साथ में बैठक होनी है। उस बैठक में जो है जो राजेश भूषण है केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, वो भी मौजूद होंगे और वो अपनी तरफ से जो पिछली जो बैठक हुई थी उसके बाद में जो केंद्रीय चुनाव आयोग ने कहा था कि डिटेल रिपोर्ट दी जाए, उसके बारे में जानकारी केंद्रीय चुनाव आयोग को देंगे। हालांकि रिपोर्ट जैसी सूत्रों से जानकारी मिली है, दी जा चुकी है, लेकिन उसके और क्या पहलू है और क्या ताजा स्थिति है, उन सब पहलुओं के बारे में केंद्रीय चुनाव आयोग को जानकारी देंगे। और उसके साथ में वीके पॉल जो वहां मौजूद होंगे, उनकी उपस्थिति इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि कोरोना जो टास्क फोर्स है उसके जो है वो चेयरमैन है और इस वजह से चुनाव कैसे संपन्न करवाना है, किस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं और कैसे जो है अगर संपन्न करवाना भी है तो किन किन गाइडलाइंस को जो है पालन करना होगा, किन किन गाइडलाइंस, किस तरह की गाइडलाइंस जारी की जाए, इन सब पहलुओं पर चर्चा होगी डॉक्टर वीके पॉल के साथ में। इसके साथ में एक और बैठक होनी है, उसमें जो गृह मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे और वो बैठक इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि कोरोना काल में जिस तरीके से चुनाव अगर संपन्न करवाना है तो सुरक्षा एजेंसियों को किस तरीके से वहां पर डिप्लॉयमेंट होगा, कितना अतिरिक्त जरूरत होगा, किस तरीके से जो डिप्लॉयमेंट किया जा सकता है, क्योंकि कोरोना काल में एक फेज से दूसरे फेज के दौरान जो मूवमेंट होगा उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी कि कितने दिनों का अंतराल रखा जाए। तो ये तमाम पहलू हैं जिनको लेकर के ये बैठकें होनी है। लेकिन मुद्दा सबसे बड़ा, जो पहली बैठक है डॉक्टर वीके पॉल के साथ में, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि कोरोना काल में चुनाव संपन्न करवाए जाए तो किस तरह से और किन दिशा निर्देशों पर जो है पालन करवाना जरूरी होगा। अंकित, बहुत अहम हो जाता है आज जो आंकड़े आए हैं कोविड के पिछले 24 घंटे के 90,926 मामले सामने आए हैं। 2600 से ज्यादा ओमिक्रॉन जो संक्रमित लोग हैं उनकी संख्या बढ़कर हो गई है। सवाल बड़ा ये है वीके पॉल, क्योंकि उन्होंने कोरोना की लड़ाई पहले से लगातार वो लड़ते आ रहे हैं, चाहे पिछली लहर हो या उसके पहले की लहर हो। जब शुरुआती दौर में हमने देखा था किस तरह से लॉकडाउन के बाद क्या स्थिति हुई थी, तब भी वो इस लड़ाई में मौजूद थे और बहुत ठीक तरीके से कोशिश ये थी कि सब कुछ संभाला जाए। तो क्या कोई सलाह ऐसी दी जा सकती है कि फिलहाल हम जो रैलियां हैं इन पर रोक लगाएं या कोई ऐसा एहतियातन कदम उठाएं कि चुनाव भी हो जाए और ये दिक्कतें भी ना बढ़ें? निश्चित तौर पर आदर्श, और ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि डॉक्टर वीके पॉल की उपस्थिति जब वहां पर होगी तो जिस बात का आपने जिक्र किया ना, जो एबीपी न्यूज की भी लगातार मुहिम है जिसका असर हो रहा है कि बड़ी रैलियों और जनसभाओं पर किस तरीके से रोक लगाई जाए, किस तरीके के दिशा निर्देश जारी किए जाए, उस पर महत्वपूर्ण चर्चा होनी है। सूत्रों से जानकारी मिली है और सिर्फ इतना ही नहीं, नामांकन से लेकर के जो विजय जुलूस तक निकालने को लेकर के अलग अलग जो स्टेजेस होंगी उस दौरान किस तरीके के जो गाइडलाइंस जारी किए जाए और उन पर सख्ती से अमल करवाया जाए, ये भी इंश्योर करना होगा और इस पर भी चर्चा होगी। जैसी जानकारी मिली है कि अगर अब तक जैसी जानकारी सूत्रों से निकल के आ रही है कि उम्मीदवार नामांकन के दौरान भी ऐसा नहीं है पहले जैसे हम देखते थे कि लाव लश्कर लेकर करके जाते थे। हालांकि जो बिहार का चुनाव हुआ है और पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ उस दौरान भी इस तरीके के दिशा निर्देश दिए गए थे कि अगर नामांकन करने जा भी रहा प्रत्याशी उम्मीदवार तो उस दौरान जो है वो अपने साथ में 2-3 लोगों को, 4 लोगों से ज्यादा नहीं ले जा सकता। इसके साथ ही में अगर चुनाव प्रचार भी करना है तो डोर टू डोर जो है चुनाव प्रचार अगर करना है तो वहां पर भी 4 से 5 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। तो इस तरीके के तमाम पहलुओं पर चर्चा होनी है। सूत्र यही इशारा कर रहे हैं कि अब केंद्रीय चुनाव आयोग की कोशिश यही है कि अगर चुनाव संपन्न करवाना है तो जो दिशा निर्देश जारी हो उन पर सख्ती से पालन भी हो, जैसा कि बंगाल चुनावों के दौरान सही बताऊं तो नहीं देखने को मिला था। और देखते हैं कि आखिर इसमें क्या तय होता है, किस चीज पर चर्चा होती है। आप लगातार नजर रखिएगा अंकित, हम फिर से आपके पास आएंगे। लेकिन इसी खबर में एक और अहम बात यह भी हो जाती है कि कोरोना काल में चुनावी रैलियों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी सवाल उठा दिए हैं। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा है कि क्या चुनावी रैलियां ऑनलाइन नहीं हो सकती। सवाल यह भी पूछा कि क्या वर्चुअल वोटिंग का विकल्प मिल सकता है। अब चुनाव आयोग को 12 जनवरी तक हाईकोर्ट के सामने अपना जवाब दाखिल करना होगा। तो ये वो सवाल हैं जो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूछे चुनाव आयोग से और इस पर जवाब दाखिल करना होगा।
देखिए, तमाम वो अहम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश अब चुनाव आयोग भी करेगा और क्या कुछ सही रास्ता हो सकता है, उस पर हो सकता है कोई बड़ा फैसला देखने को जल्द से जल्द मिले। कोरोना की रफ्तार देश में बेकाबू हो गई है और इस बीच चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव आयोग को यह भी देखना है कि देश में कोरोना का हाल क्या है। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर से मुसीबत में है। कोरोना का नया वेरिएंट बेहद तेजी के साथ दिल्ली को अपनी चपेट में ले रहा है और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली का हेल्थ सिस्टम इस खतरे से निपटने के लिए आखिर कितना तैयार है। और इसी सवाल का जवाब टटोलती है हमारी ये रिपोर्ट। देखिए, दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, 24 घंटे में नए मरीज 10,665, मौतें 8, संक्रमण दर 11.88%, कुल एक्टिव केस 23,307। ये डराने वाले आंकड़े बता रहे हैं कि कोरोना का जानलेवा वायरस किस कदर देश की राजधानी दिल्ली को बेहद तेजी से अपनी गिरफ्त में ले रहा है। आधे से ज़्यादा केसेस हमने देखा जीन सीक्वेंसिंग से कि ओमिक्रॉन की वजह से आ रहे हैं और हमने देखा कि ज़्यादातर पेशेंट जो हैं स्टेबल हैं। कुछ ही पेशेंट्स को आईसीयू की आवश्यकता है, कुछ ही पेशेंट्स ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। चिंता की सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर पिछले 7 महीने के उच्चतम स्तर पर है। यही नहीं, कल दिल्ली में कोरोना से 8 लोगों की जान गई, जो 26 जून के बाद सबसे ज्यादा है। देश में तीसरी लहर और दिल्ली के अंदर 5वीं लहर बिल्कुल आ चुकी है। केसेस कल 5,500 के आसपास थे और आज 10,000 के आसपास जो शाम तक बुलेटिन है, अभी कंपाइल किया जा रहा है डाटा, तो केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। वायरस के विस्फोट के बीच दिल्ली सरकार ने कोरोना की चेन तोड़ने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें नाइट और वीकेंड कर्फ्यू तक शामिल है। लेकिन जिस तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, उससे स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ना तय है। इसी वजह से केजरीवाल सरकार ने अब अपने 9 सरकारी अस्पतालों में करीब 1,000 कोरोना बेड्स बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके मुताबिक इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व बेड्स की संख्या 1,181 से बढ़ाकर 1,500 की जाएगी। इसी तरह लोकनायक हॉस्पिटल 650 से बढ़ाकर 750 बेड्स, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल 600 से बढ़ाकर 750 बेड्स, बुराड़ी हॉस्पिटल 300 से बढ़ाकर 400, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 150 से बढ़ाकर 300, अंबेडकर नगर हॉस्पिटल 135 बेड से बढ़ाकर 200, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल 100 से बढ़ाकर 150 बेड्स, दीपचंद बंधु हॉस्पिटल 100 से बढ़ाकर 150 बेड्स, बाबा साहेब अंबेडकर हॉस्पिटल 100 बेड्स से बढ़ाकर 150 बेड्स करने का फैसला लिया गया है। यही नहीं, दिल्ली सरकार ने उन सभी प्राइवेट और नर्सिंग होम को भी 40% बेड कोविड मरीजों के लिए रिजर्व रखने के आदेश जारी किए हैं, जिन अस्पतालों में 50 या उससे ज्यादा बिस्तर मौजूद हैं। तो सरकारी अस्पतालों में 2%, 3%, 5% की ऑक्यूपेंसी है। काफी माइल्ड है पहले के मुकाबले में। लोगों को सिम्टम्स बहुत कम है। बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बस सतर्क रहें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। दिल्ली सरकार की कोशिश है कि बिना लक्षण वाले और मामूली रूप से बीमार मरीजों को घर पर ही इलाज मुहैया करा दिया जाए, ताकि वो अस्पताल न आए। इसलिए केंद्र की गाइडलाइन को मानते हुए दिल्ली सरकार ने होम क्वारंटीन के नियम को और आसान बना दिया है। यानी दिल्ली में अब कोरोना के मरीजों को 14 की जगह सिर्फ 7 दिन होम आइसोलेशन में रहना होगा और इन 7 दिनों में अगर लगातार 3 दिन तक मरीज को कोई भी लक्षण नहीं आते, तो वो होम आइसोलेशन में बिना कोविड टेस्ट के भी डिस्चार्ज हो सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।